topic that is basically very important as far as your GATE exam is concerned, IAS exam is concerned, as well as in any exam. कोई भी एग्जाम तुम देने जाओगे, चाहे वो SSC JEE का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। जो हमारी फिन परफॉर्मेंस है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिन परफॉर्मेंस के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अभी बी सेक्शंस में, जो तुम्हारा बी सेक्शन में मैंने 2 केसेज ही बताए थे, आप लोगों के 2 केसेज हुए हैं, ठीक है। अभी 2 केसेज ऑलरेडी बच रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जो बाकी 2 केसेज हैं उनकी जस्ट मैं आप लोगों को इक्वेशंस बता दूंगा कि व्हाट विल बी द इक्वेशंस फॉर द हीट लॉस एज वेल एज व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसके टेबल में मैं इसके टेबल जो है ए सेक्शन में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास टेबल है, ये देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो इस टेबल में ये वाले जो हमारे पास टेबल है, इसमें देख सकते हो, दिस इज अ कॉमन टेबल फॉर ऑल ऑफ द इक्वेशंस दैट वी हैव डिस्कस इन दिस फिन चैप्टर। ओके, सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हीट लॉस फॉर द फिन्स फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या इक्वेशंस हम लोग डिराइव कर चुके हैं वहां पे, ठीक है। तो जैसे इसमें 4 केस होते हैं, ये 2 केस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का और इंसुलेटेड टिप का। ये 2 केस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और ये 2 केस बचे हुए आपके कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एट द टिप एंड प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप का मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई तुम्हारी फिन है, सिलिंड्रिकल फिन, और अगर मान लो ये उसकी टिप है, तो अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में क्या इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो पहले तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, जो चारों केसेस हैं उसमें क्या इक्वेशन हमारे पास आई है। 2 इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे हर केस में 2 इक्वेशन हमने डिराइव करी है। 1 इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड फॉर द temperature distribution, that means if you want to find out a temperature at any point in the fin, किसी भी पॉइंट पे अगर फिन में तुम्हें टेम्परेचर चाहिए, उसके बेस से किसी भी डिस्टेंस पे जाते हैं और तुम्हें टेम्परेचर चाहिए उस डिस्टेंस पे, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की है, थीटा अपॉन थीटा नॉट से निकाली थी, ठीक है। और फिन हीट ट्रांसफर की एक इक्वेशन हमने निकाली थी, जिससे ये हमें पता चलता है कि एक फिन लगाने पे कितना हीट ट्रांसफर होगा वहां, ठीक है। तो इसमें 4 केसेस हैं। सबसे पहला केसेस था इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का। एज यू कैन सी, फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन दैट इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, that means the theta upon theta naught is given by e raised to the power minus mx. This is for infinite long fin. As you have to remember this equation, theta upon theta naught is equal to e raised to the power minus mx. This is for infinite long fin, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू देख रहे हो कि फिन हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या लिखी हुई है, m लिखी हुई है। अब m की वैल्यू क्या है, m है हमारा ये, m की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट रूट अंडर hp k ac, ठीक है, t नॉट माइनस t इंफिनिटी, ये भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो m की वैल्यू यही है हमारे पास, जैसा कि देख सकते हो। तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि x डिस्टेंस पे, किसी x डिस्टेंस पे टेम्परेचर बताओ, तो ये इक्वेशन यूज करनी है। कोई ये पूछता है कि हीट ट्रांसफर बताओ कि फिन से कितना होगा या फिन से कितना हीट का लॉस होगा फिन लगाने पे, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, hp k ac T naught minus T infinity, where this K AC you should remember what is the AC is cross sectional area of this particular fin। जो भी ये फिन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा that will be taken as AC, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंसुलेटेड फिन टिप की बात कर रहे थे। दूसरा केस हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसुलेटेड फिन का, और इंसुलेटेड टिप में हमने देखा था कि जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो कुछ इस तरीके से आई थी, cos h m l minus x डिवाइडेड बाय cos h m l, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये वैल्यू है थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू है, ठीक है। और थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो थीटा की वैल्यू है हमारे पास t माइनस टी इंफिनिटी, और थीटा नॉट की वैल्यू है t नॉट माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास, दिस इज फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली फॉर द हीट ट्रांसफर, एज यू कैन सी द इक्वेशन इज नथिंग बट दिस एंटायर क्वांटिटी m मल्टीप्लाइड बाय 10h ml, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होती है किसकी, इंसुलेटेड टिप के लिए। उसके बाद अगर
कन्वेक्टिव हम हीट ट्रांसफर माने फिन के टिप से, ठीक है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एट द टिप के लिए जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है दैट इज cos h m l minus x प्लस h by m के sin h m l minus x डिवाइडेड बाय cos h m l प्लस h by m के sin h m l, ठीक है। वेयर l इज द लेंथ ऑफ द फिन, ठीक है। L, what is L? If this is the base of the fin, if this is the surface where you attach the fin, so this length is basically L. This is the length that is L. This is the length that is L. The fin length. Okay. So this is L. तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो देख सकते हो m, m का मतलब ये क्वांटिटी हर इक्वेशन में आएगी, कोई भी केस हो ये m आएगा ही आएगा। तो m देख सकते हो यहाँ पे भी आ रहा है, तो m और उसके बाद बाकी क्वांटिटी sin h ml प्लस h by m के cos h ml प्लस h by m के sin h ml। This is the equation that is basically used to find out the heat loss if the fin tip is assumed to be convective heat transfer. Okay, so now the fourth one is the prescribed temperature। तो prescribed temperature का मतलब ये होगा, इसमें हम ये मान लेते हैं कि at x is equal to L the temperature is assumed to be TL, ठीक है। TL हमने टेम्परेचर मान लिया at x is equal to L, ठीक है। तो जो इक्वेशन आती है हमारी यहाँ पे थीटा अपॉन थीटा नॉट की जो इक्वेशन आती है, थीटा अपॉन थीटा नॉट की जो इक्वेशन आती है वो आती है थीटा L डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा L? थीटा L इज नथिंग बट टी नॉट, थीटा L जो है हमारा दैट इज नथिंग बट TL माइनस T इनफिनिटी। दिस इज द थीटा L। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन फॉर this is the equation for temperature distribution, sin h mx plus sin h ml minus x divided by sin h ml। okay, and similarly there is the equation for the heat transfer m theta L divided by theta naught plus 1 cos h ml minus 1 sin h ml, ठीक है। so इसमें से ये जो तीन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केस ए बी और सी ये तीनों तुम लोगों को याद रखने हैं। केस ए बी और सी के इक्वेशन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी भले ही याद ना हो, बस इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टर्म यहाँ पे देखोगे तो ऊपर एक टर्म देखो, अगर हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर cos h m l माइनस x है, तो नीचे क्या है cos h m l है, मतलब l माइनस x की जगह ml है, बस बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरीके से दूसरी टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो h by m के यहाँ पे भी है, h by m के यहाँ पे sin h यहाँ पे भी है, sin h यहाँ पे भी। ऊपर l माइनस x आया है, नीचे क्या आया है ml आया है, तो cos प्लस sin डिवाइडेड बाय cos प्लस sin। ऊपर क्या l माइनस x और नीचे क्या बस ml आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा l माइनस x और नीचे ml आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हो, यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, जैसे यहाँ पे sin के साथ ml आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे sin के साथ ml आया है, ठीक है, तो ये sin की क्वांटिटी नीचे यहाँ पे sin h जो है ml हमारा दूसरी साइड में आया है, cos h ml इधर है, cos h क्रॉस में है, ठीक है, और h by m के दोनों साइड में। तो इस तरीके से थोड़ी सी सिमिलरिटी जो है नोट करके इसको तुम लोग इक्वेशन को याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो तीसरा केस और चौथा केस जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। इसका रीजन यही है कि इसके जो डेरिवेशंस है वो बहुत ही लेंथी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। चाहो तो इसका जो डेरिवेशन है वो नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स से तुम प्रेफर कर सकते हो। वही है जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो सेम ही रहेगी, चाहे कुछ भी लो, ठीक है। पहली बाउंड्री कंडीशन एट द टेम्परेचर एट द बेस इज एज्यूम टू बी द T naught, okay, and that means at x is equal to 0, the T is assumed to be T naught, okay, and theta will be is equal to theta naught at x is equal to 0, okay. So this is the equation that we have discussed already. Now come to the fin performance, ठीक है। तो फिन परफॉर्मेंस को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिन में वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो कि दिस डायग्राम इज शोइंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द फिन। फिन के अंदर किस तरीके का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर ये बेस है तो ये बेस पे टेम्परेचर T नॉट हमने माना हुआ है, दिस इज द बेस एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। ये हमारा अगर फिन है तो इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो इफ यू विल सी दिस इक्वेशन देन यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज द बेस टेम्परेचर एंड एज वी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस बेस पोजीशन से इस तरीके से हम इधर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो देख सकते हो कि
धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है और ये एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे टी इन्फिनिटी हो जा रहा है। ठीक है, तो जनरली जो केस हम लोग लेके चलते हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था तुम लोग को कि टी इन्फिनिटी, तो हम लोग जो केस लेके चलते हैं कि भाई अगर फिन की लेंथ इनफाइनाइट मान ले तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा यहाँ का जो टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब यहाँ इसका जो टिप का टेम्परेचर है, इस टिप का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बाहर हो, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा इफ द लेंथ ऑफ द फिन इज एज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि देखो ये तो एक हम आइडियल केस मानते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके होगा। ठीक है, लेकिन अगर रियल केस में देखोगे तो ये जो टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर लेंथ पे जाने के बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तुम्हारा जो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। एक टाइम के बाद यहाँ का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी भी हो जाता है और बाहर का भी टेम्परेचर टी इन्फिनिटी हो जाता है। तो अगर बाहर का भी टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है और यहाँ का भी टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है तो फिर हीट लॉस होना इस फिन से बंद हो जाएगा और जो तुम्हारा फिन है वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा या इफेक्टिव नहीं रहेगा उस केस में तुम्हारा। ठीक है, तो ये लेंथ बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है, तो इसीलिए हमें लेंथ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथ के फिन हम लोग यूज करें, बहुत लंबी लेंथ के फिन यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लेंथ के फिन यूज करोगे तो फिर टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा इसकी टिप का टेम्परेचर एंड देयर विल बी नो हीट लॉस फ्रॉम द फिन सरफेस, तो योर फिन विल बी नॉट इफेक्टिव। ओके, सो योर फिन विल बी नॉट इफेक्टिव इन दैट केस। तो ये एक तो बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तुम लोगों को एक कुछ वैल्यू देख पा रहे होगे, ml और 10 HML की वैल्यू है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ फिन रिलेटिव टू इट्स लेंथ। ठीक है, कि लेंथ की वैल्यू क्या रखें या ml की वैल्यू क्या रखें। ठीक है, तो जो सबसे बेटर कंडीशन है वो बस मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहूंगा। सबसे बेटर कंडीशन ये होती है कि फिन लेंथ दैट करस्पॉन्ड टू ml is equal to 1 will transfer nearly 76.2% of heat and thus should offer a good compromise between heat transfer rate and the fin size। ठीक है, तो शॉर्टर जो फिन्स होते हैं उसी को हम लोग गुड मानते हैं, मतलब एक जो जनरल वैल्यू है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग छोटा भी नहीं ले सकते और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं ले सकते फिन को। तो जनरली जो ml की वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें ये 76% जो हमारी हीट है उसको हमारा क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ml की 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यू है जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। जो हमारी क्वेश्चन में ml आता है उसमें 1 लेकर के चलेंगे तो हमारा जो फिन होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फिन परफॉर्मेंस एंड फिन इफेक्टिवनेस। ओके, तो फिन परफॉर्मेंस और फिन इफेक्टिवनेस जो होती है, एक्चुअली जो फिन की परफॉर्मेंस है, वी विल मेजर द फिन परफॉर्मेंस बाय 2 वे। ठीक है, one is the fin effectiveness and second one is the fin efficiency। ठीक है, तो efficiency होती है और एक effectiveness होती है। देखो effectiveness तो सीधा सीधा ये चेक करने के लिए यूज होती है कि जो अगर हम फिन लगाते हैं किसी भी सरफेस पे तो क्या वो फिन इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास जो मटेरियल कंडीशन है या हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, या हम किस टाइप का फिन यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें देख करके हम ये पता लगा सकते हैं फिन इफेक्टिवनेस से कि जो हम लोग यूज करने वाले हैं फिन, क्या वो फिन इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये तो फिन इफेक्टिवनेस बताता है। दूसरा है फिन इफिशियंसी। बेसिकली फिन इफिशियंसी का यूज होता है फिन की प्रोफाइल को जज करने के लिए। ठीक है, अगर सबसे बेटर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो पैराबोलिक प्रोफाइल इज द बेटर प्रोफाइल फॉर फिन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रोफाइल होती है और उसके बाद रेक्टेंगुलर प्रोफाइल होती है। ये जो इन प्रोफाइल्स की जो फिन होती है, मतलब पैराबोलिक वाली सबसे ज्यादा बेटर होगी, उसके बाद हमारा ट्रायंगुलर प्रोफाइल और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल। ठीक है, तो इफिशियंसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द फिन इफेक्टिवनेस। सो फिन इफेक्टिवनेस क्या होती है, देखो फिन इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फिन हीट ट्रांसफर रेट टू दैट ऑफ विच वुड अकर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच द फिन वाज अटैच्ड। ठीक है, देखो सीधा सीधा जो फिन इफेक्टिवनेस है उसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, इफ दिस इज योर सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें फिन लगाना है, तो सीधा सीधा ये वो चीज है कि अगर फिन लगाएंगे तो कितना हीट ट्रांसफर होगा। तो देखो ये दूसरा जो डायग्राम बना है इसमें जो फिन लगाने पे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको क्यू फिन से दिखा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसी पर्टिकुलर इतने ही एरिया में बात करेंगे जितने एरिया में फिन लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यही है, ठीक है, तो इस एरिया में अगर हम फिन नहीं लगाते हैं तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फिन लगाने पे कितना फर्क पड़ रहा है, बेसिकली ये जज कर रहे हैं कि अगर हम सेम एरिया में फिन लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है। इस चीज से हमारा क्या पता चलती है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन पता चलती है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ फिन जो है, बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ फिन को जो हमने डिफाइन किया है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज डिवाइडेड बाय क्यू, डिफाइंड एज क्यू फिन डिवाइडेड बाय क्यू विदाउट फिन या क्यू नो फिन। ठीक है, तो क्यू विदाउट फिन या
इसको हमने डिफाइन किया है क्यू फिन डिवाइडेड बाय क्यू विदाउट फिन। फिन लगाए तो कितना हीट ट्रांसफर होगा डिवाइडेड बाय फिन अगर ना लगाए वहां पे तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट विद फिन फ्रॉम द बेस एरिया एसी, हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन फ्रॉम द बेस एरिया एसी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेस एरिया है वो सेम ही रख के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी हम अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एसी है, और इस एसी एरिया से ही हम बात कर रहे हैं कि जो फिन है हमारा उसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई फिन की, ठीक है, कि जो फिन इफेक्टिवनेस है वो क्या चीज होती है। अगर फिन इफेक्टिवनेस हमें पता चल चुकी है, ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। एक न्यूमेरिकल इक्वेशन के टर्म्स में कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लाना चाहेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज क्यू फिन डिवाइडेड बाय क्यू विदाउट फिन या क्यू नो फिन, ठीक है। तो क्यू फिन तो हमें पता है, ये तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है, जैसा अभी बताया था तुम लोग को। क्यू फिन की वैल्यू अगर इंसुलेटेड टिप है तो कुछ और होगा, अगर तुम्हारा इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है तो कुछ और होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यू नो फिन, ये जो क्यू नो फिन है ये तुम निकाल सकते हो। क्यू नो फिन की वैल्यू कितनी होगी, एरिया कितना है, एसी है, सरफेस का टेम्परेचर तुम्हें पता है टी नॉट, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें पता है टी इन्फिनिटी। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्यू नो फिन की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू नो फिन बता सकते हो तुम मुझे किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है कि किसी भी सरफेस से कितना हमारा ट्रांसफर होगी हीट, उसको हम निकाल सकते हैं किससे, एच ए। तो एरिया यहाँ पे कितना लेंगे, एसी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया एसी है, मल्टीप्लाइड बाय टी एस सरफेस टेम्परेचर दैट इज टी नॉट minus surrounding temperature. So surface temperature is T naught and the surrounding temperature is T infinity. So this is the value of Q no fin, ठीक है। और ये जो Q fin है ये तो तुम्हें अलग अलग केस के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पहले फर्स्ट केस लेता हूं तो फर्स्ट केस में फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूं तो Q fin की वैल्यू तुम्हें पता है कि फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन द हीट लॉस फ्रॉम द फिन इज गिवन by this equation root under hp k ac t naught minus t infinity। ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, और नीचे हमने क्यू नो फिन निकाल लिया था, अगर फिन नहीं लगाएंगे तो कितना हीट ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज एच ए सी टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। दिस विल बी कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रूट अंडर एच नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा पी अपॉन के सी। सो दिस इक्वेशन विल बिकम Kp upon HAC. So this is the equation that you have to remember, ठीक है। दो तुम्हारे पास जो इक्वेशन जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हें इक्वेशन याद रखनी है वो मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा या कुछ भी आएगा तो वहां पे यही वाला तुम्हारी जो इक्वेशन है यही यूज होगी, या कोई भी अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है फिन इफेक्टिवनेस से तो यही सारी जो इक्वेशंस हैं वो हमारी यूज होने वाली है। तो हमें जो इक्वेशन तुम लोगों को जो याद रखनी है इक्वेशन, वो बेसिकली ये इक्वेशन याद रखनी है, इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इज गिवन बाय नथिंग बट क्यू फिन डिवाइडेड बाय क्यू विदाउट फिन, ठीक है।
या क्यू नो फिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो तुम समझ जाना। तो दिस इज गिवन बाय क्यू फिन divided by this q without fin is will be given by HAC T naught minus T infinity. Okay, so if we'll see this equation, finally if we'll put down the value for infinite long fin, अगर मैं बोलूं infinite long fin के लिए, तो infinite long fin के लिए जो effectiveness की वैल्यू आ रही है, that is coming out to be K P upon HAC. This is the equation that you have to remember. ओके, सो इफ विल सी दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो मैं कहूं कि इफेक्टिवनेस जो है फिन की वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो देख सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के। इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट अंडर एच, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पी बाय एसी, ठीक है। What is this P by AC? What is this P? P, as you know, P is nothing but perimeter, ठीक है, जो circumference है उसका, ठीक है, तो perimeter होता है। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुम्हें किसी फिन को इफेक्टिव बनाना है तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस क्वांटिटी, दैट मींस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू यूज, कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो, तो के तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा तुम्हें एच का ध्यान रखना है कि फिन को हमेशा उस साइड पे प्लेस करो जहां पे एच की वैल्यू कम हो, ठीक है, तो फिन उस साइड लगाना है हमेशा जहां पे एच की वैल्यू कम हो, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा इफेक्टिवनेस ऑफ जो फिन है वो पी बाय के एसी पे डिपेंड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को विथ एग्जांपल कि किस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम आगे देख लेते हैं कि फिन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझा दूंगा। देखो, सबसे पहला तो ये हुआ कि हाउ डज द फिन इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस, किस तरीके से तुम अपने फिन को इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, द फिन इफेक्टिवनेस कैन बी इंक्रीज बाय चॉइस ऑफ मटेरियल, हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। द एल्युमिनियम इज द बेस्ट चॉइस ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, वेट एंड इट्स रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। अगर देखोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली रूट अंडर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारा फिन इफेक्टिवनेस है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम कोई अच्छा मटेरियल लेते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उस मटेरियल की इफेक्टिवनेस, जो फिन इफेक्टिवनेस भी होगी, वो अच्छी होगी, ठीक है। अब इसके लिए जो हमारे पास चॉइस है वो होती है बेसिकली कॉपर की या फिर एल्युमिनियम की, क्योंकि ये दोनों लो कॉस्ट होते हैं। तो एल्युमिनियम ज्यादा लो कॉस्ट होता है, एल्युमिनियम कॉपर से भी सस्ता होता है। दूसरा एल्युमिनियम के साथ ये है कि इसका वेट थोड़ा कम होता है, इसकी मशीनिंग थोड़ी आसान होती है, कोई भी शेप तुम्हें बनाना है तो आसान होता है, और ये इतनी जल्दी कोरोड नहीं करता है एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू द कॉपर। अगर कॉपर को देखोगे तो बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का ज्यादातर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर। अगर कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे तो ज्यादा हो एल्युमिनियम से, लेकिन फिर भी हम एल्युमिनियम को यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ लो कॉस्ट, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एल्युमिनियम और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी में, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द फिन इफेक्टिवनेस इज आल्सो इनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द पेरीमीटर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया रेशियो। अगर P बाय AC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर P बाय AC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो मतलब अगर P बाय AC की वैल्यू हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बढ़ा देते हैं तो उस केस में जो फिन है वो हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। अब ये P बाय AC को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बताता हूं कि P बाय AC को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस रीजन एल्युमिनियम और कॉपर फिन्स और सिलेंड्रिकल फिन्स विथ क्लोजली स्पेस आर प्रेफर्ड इन मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। देखो, फिन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। थिन क्यों होनी चाहिए अभी मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इट शुड बी क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है, कभी भी आएगा एग्जाम में, तो ये गेट में कई बार पूछा जा चुका है कि विच टाइप ऑफ फिन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। उसमें से ऑप्शन रहते हैं कि द क्लोजली स्पेस्ड थिन फिन, पहला ऑप्शन ये रहेगा, या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है जो कि करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्लोजली स्पेस्ड थिन फिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि वाइडली स्पेस्ड, ऐसा लिखा हो कि वाइडली स्पेस्ड दूर दूर हो थिन, ठीक है, एंड थिक फिन, ठीक है, तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके, जो कई बार गेट में ये पूछा जा चुका है कि किस तरीके के फिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि द थिन एंड द क्लोजली स्पेस्ड फिन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, ओके। अब ये थिन फिन क्यों इफेक्टिव होंगे, देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये P बाय KAC की, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि P बाय KAC है क्या, P बाय AC क्या है, ठीक है। देखो P बाय AC क्या है हमारा, ये P बाय AC, P क्या है, पेरीमीटर है। अगर यहाँ पे P की बात करें तो पेरीमीटर है, और AC क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमारा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि इस P बाय AC की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, किसके लिए कम होगी, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस कंसीडर टू फिन, दो फिन हम लोग कंसीडर करते हैं। एक फिन हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक फिन है, ठीक है। अगर इस फिन को देखोगे तो इस फिन में मैंने ये माना कि ये 2 है और ये 5 है। इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस हो गई फिन की, ठीक है। ये वैल्यू 2 है, ठीक है, और ये वैल्यू हमने 5 मानी हुई है। फिन की जो लेंथ है वो L है, ये लेंथ अभी मैंने दिखाई नहीं है, फ्रंट व्यू है ये फिन का, ये फिन का फ्रंट व्यू है, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। कहीं तक जा रही होगी हमें नहीं पता, कहीं लेंथ L मान ली है, ठीक है, लेंथ से हमें मतलब नहीं, ठीक है। एक तो ये फिन मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि दूसरा फिन तुम्हारे पास ये है, कोई एक इस तरीके का फिन है दूसरा तुम्हारे पास, इस तरीके का। अब इस तरीके का जो दूसरा फिन है, इसमें ये जो वैल्यू है दैट इज 10 और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 1, ठीक है। तो 10 और 1 है थिकनेस। अब ये दो फिन है तुम्हारे पास, इसकी भी जो लेंथ है, लेंथ कुछ होगी, हमें नहीं पता लेंथ का, हमें नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है, ठीक है। इसका जो फ्रंट व्यू है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमें मतलब, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही होगा भाई, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब है, तो इसलिए हमने ये फ्रंट व्यू लिया हुआ है इसका, ठीक है। इफ यू विल सी दिस फिन, if you want to compare, if you want to compare the ratio of perimeter to the area of cross section, that means अगर P by AC का रेशियो हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि इसका एरिया कितना होगा, अगर मैं कहूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो तुम लिखोगे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिखोगे भाई, 5 into 2 लिखोगे। तो 5 into 2 का मतलब 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 10 हो गया। इसका कितना होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसका 10 into 1, मतलब दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेम है, एंड द लेंथ इज आल्सो सेम, L इज आल्सो सेम। So if you will see, the volume will be same, that means you are using the same volume of material। अगर मटेरियल की बात करें तो सेम मटेरियल लग रहा है इस फिन को भी बनाने में और इस फिन को भी बनाने में, दोनों फिन को बनाने में सेम मटेरियल का यूज हो रहा है। लेकिन कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये हम कैसे देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसके पैरामीटर बताओ, तो इसका अगर पैरामीटर बोलो तो पैरामीटर क्या होता है, ये जो सर्कमफेरेंस होता है, ये सारे ऐड कर दो, 5 into 2, ये भी कितना होगा 2 और ये भी कितना होगा 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसका पैरामीटर बताओ, तो इसका जो पैरामीटर होगा, ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको बोलूं 2, ठीक है, तो इसका जो P1 अगर होगा, पैरामीटर P1 जो होगा, ठीक है, अगर पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करूं तो ये कितना होगा 5 + 2 प्लस, यहां से शुरू करो तो ये देखो 5 + 2 + 5 + 2, ठीक है, तो 5 + 2 ये हो जाएगा। सो दिस इज यू आर गेटिंग एज 14, ओके, सो यू आर गेटिंग दिस एज 14। नाउ कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिन, इस पर्टिकुलर फिन का पैरामीटर अगर कैलकुलेट करते हैं, देन दिस P2 यू कैन राइट डाउन दिस एज P2 इज 10 + 1, और ये भी कितना होगा 10 होगा और ये 1 होगा। पैरामीटर इसका कितना हो जाएगा 10 10 20 और ये 22 हो जाएगा, मतलब 10 + 1 + 10 + 1, ठीक है। So you are getting this as 22, okay. So this is one of the fin and this is also one of the fin. Both are using, both of the fins we are using same volume of material, as length is same, length of the fin is same, okay. But which one will be effective, if you will see, for finding out the effectiveness you have to compare this value, you have to compare the P by A value। तो P1 by, अगर A1 की मैं वैल्यू निकालू, P1 by AC निकालू अगर इसके लिए, तो इसके लिए P1 by AC होगा, वो कितना होगा, दिस विल बी रूट अंडर हमारा, अगर मैं यहाँ पे रूट अंडर हटा देता हूँ, चलो रूट अंडर नहीं लेते हैं, ठीक है, रूट अंडर लेने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, तो रूट अंडर नहीं लेते हैं, P by KAC हम लोग सीधा ले लेते हैं, P by AC ले लेते हैं। तो P by AC की अगर वैल्यू हम लेते हैं तो P पैरामीटर हमारा हो गया 40 और डिवाइडेड बाय एरिया हमारा हो गया 10। सो यू आर गेटिंग दिस एज 1.4, ओके। फॉर दिस फिन व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज P1 डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। इसको P2 डिवाइडेड बाय AC इसका निकालेंगे, पैरामीटर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, तो 22 डिवाइडेड बाय 10, सो यू आर गेटिंग दिस एज 2.2। एज यू कैन सी the P by the fin effectiveness is proportional to what, P by AC, ठीक है। For which type of fin the P by AC is greater, you will see this is the thin fin, that means the thickness is 1 centimeter। यहाँ पे अगर 1 centimeter thickness की fin को हम लोग ले रहे हैं, तो this is much effective than this particular fin which have a thickness 2, ठीक है। तो इसीलिए जो P by AC की वैल्यू है वो किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है। तो कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये वाला फिन हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, थिन फिन इफेक्टिव होगा कि थिक फिन इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा बताओ बेटा,
जो थिन है वो इफेक्टिव होगा। ओके, मुकेश तुम बताओ बेटा, कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा? सर ये नहीं क्यों क्यों ज्यादा इफेक्टिव होगा थिन? क्यों का आंसर तो मैंने बता दिया ना तुम लोगों को कि क्यों ज्यादा इफेक्टिव होगा। देख सकते हो एरिया अपॉन जो पैरामीटर का रेशियो होगा उस फिन के लिए वो हमारा ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये दो केस तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, मैंने प्रूफ। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो तीसरा जो है, ठीक है, कि फिन की प्लेसमेंट किधर होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। ठीक है, कि फिन को कहां पे प्लेस करें कि हमारा फिन इफेक्टिव हो। ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे एक तीसरी लाइन लिखी हुई है, इसको मैं अभी समझा दूंगा। द यूज ऑफ द फिन कैन बी बेटर जस्टिफाइड अंडर द कंडीशन फॉर विच द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज स्मॉल। जहां पे एच की वैल्यू कम होगी उधर की साइड अगर फिन लगाएंगे तो हमारा फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा। देयरफॉर फिन शुड बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ गैस साइड, गैस साइड की तरफ हमेशा प्लेस करना चाहिए, वेयर द हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन इंस्टेड ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, वहां जहां पे हमारे पास नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो केसेस हैं, मान लो कि मैं अगर कहूं कि ये एक हमारा केस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें फिन लगाना है, ये तुमने एक फिन लगा दिया इस सरफेस के ऊपर और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, किसी टेम्परेचर पे होगा, ये मुझे नहीं पता वाटर कितने टेम्परेचर पे, चलो मैं लिख देता हूँ, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर। ठीक है, इसका कुछ सरफेस का टेम्परेचर होगा भाई 100 या 200 जो भी होगा, मान लो चलो इसको टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस का यहाँ तुमने ये क्या लगाया, ये तुमने लगाया फिन। ठीक है, तो इसके लिए जो देखो वाटर के लिए जो एच की वैल्यू होती है, जनरली जो एच की वैल्यू होगी, अगर एच की वैल्यू की मैं बात करूं तो एच इसका जो वाटर के लिए अगर मैं बोलूं, चलो मान लो 50 मान लेता हूं एच की वैल्यू, तो अगर एच की वैल्यू 50 है, ठीक है, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, अगर ये वैल्यू है हमारी एच की, ठीक है, एक केस के लिए। और दूसरा केस में बोलूं कि सेम सरफेस है, मान लो ये सेम सरफेस 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, और इस पे तुमने फिन लगाया। ठीक है, इस पे तुमने फिन लगाया और यहाँ पे जो है वाटर की बजाय क्या है, गैस है यहाँ पे। ठीक है, वाटर की बजाय क्या है, गैस है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मान लो, तो एच की वैल्यू इस केस में कम होती है, जनरली 20 मान लेते हैं, अगर 20 है एच की वैल्यू। ठीक है, तो देख सकते हो कि एच की जो वैल्यू है वो इस केस में कम है। ठीक है, तो फिन अगर देखो, अगर मान लो कि इनिशियली मैं मानू कि क्यू की वैल्यू थी, इनिशियली मान लो कि क्यू की वैल्यू थी 50। ठीक है, जब तुमने फिन नहीं लगाया था तब। ठीक है, अगर तुमने फिन लगा दिया तो अगर फिन लगाओगे तो इसकी जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू वो 50 से 75 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर का केस है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ इनिशियली जो इसकी वैल्यू थी वो थी 10। ठीक है, इनिशियली वैल्यू मान लो कि ट्रांसफर केस में 10 थी। ठीक है, तो अगर गैस में अगर यहाँ पे तुम अगर फिन लगाओगे, सेम इसकी जो हाइट वाइट सबको सेम रखी है, थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन एक ही पिन है, मान लो बिल्कुल सेम शेप का फिन तुमने लगाया है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अगर इनिशियली 10 थी, तो अगर फिन लगाओगे मतलब विदाउट फिन अगर 10 थी वैल्यू, अगर फिन लगा देते हैं तो जो उसकी वैल्यू पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 20। तो देख सकते हो कि जो नेट इंक्रीज है वो इस केस में ज्यादा होगा, जहां पे हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये कोई सरफेस है तुम्हारे पास, मान लो कि ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस में ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में अगर एक साइड वाटर है, अगर इधर की साइड वाटर है और इधर की साइड क्या है, गैस है। ठीक है, तुम्हें इस सरफेस से हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना है, किसी भी टेम्परेचर पे होगा ये, लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर टू बी T। ठीक है, तो किसी भी अगर इसमें हमें हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई फिन किधर लगाओगे, तो फिन हमेशा किधर लगाओगे, गैस की साइड में लगाओगे, इधर लगेगा फिन। ठीक है, हमेशा जो फिन है वो इधर की साइड हम प्लेस करेंगे, जो फिन होगा हमारा, दिस शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लोअर एच साइड, बिकॉज फॉर द वाटर द वैल्यू ऑफ एच, अगर इसकी वैल्यू बोले कि यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वैल्यू H1 है और इसकी वैल्यू H2 है, so H1 will be greater than H2. So the fin should be always placed on the side where the value of H is less. Okay, so it should be always placed on the gas side. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, मैं तुम्हें बताऊं ईएस के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर एक साइड वाटर फ्लो कर रहा है, एक साइड गैस फ्लो कर रही है,
तो विच साइड हम लोग फिन लगाएंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर होगा इसका गैस की साइड, बिकॉज इन द गैस साइड द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी लोअर। एंड व्हाई वी आर टेकिंग दिस टू बी लोअर, बिकॉज यू हैव सीन द इक्वेशन ऑफ द फिन, इक्वेशन ऑफ द फिन इज व्हाट, द K upon H, A P upon A, ठीक है। दिस इज द P upon AC, दिस इज द इक्वेशन of effectiveness, and if you see the effectiveness of the fin is inversely proportional to root under H. So where the fin will be effective, where H is low. Okay, तो ये समझ में आ गया। तो फिन को हमेशा किधर लगाओगे, फिन को अटैच किधर करोगे, अगर दो सरफेस है, एक साइड वाटर है एक साइड गैस है, तो किधर अटैच करोगे, हमेशा किधर अटैच करेंगे, गैस की साइड, बिल्कुल सही, तो गैस की साइड हम लोग हमेशा अटैच करेंगे फिन को, ठीक है। तो ये तो हम लोगों की जो इफेक्टिवनेस है, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिवनेस वाला जो टॉपिक है ये हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिवनेस जो है हमारी किस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस कब हम लोग हमारी जो इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी होगी, तो हम मानेंगे कि जो हमारा फिन है वो चल सकता है, लगा सकते हैं फिन या नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फिन इफेक्टिवनेस। ओके, वी आर डिस्कसिंग नाउ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फिन इफेक्टिवनेस। सो द पहला है, यहाँ पे देख सकते हो, द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन इज इक्वल टू 1 indicates that the addition of fin to the surface does not affect the heat transfer rate। देखो जैसा मैंने बताया था कि फिन इफेक्टिवनेस की जो वैल्यू है ये क्या है, Q फिन डिवाइडेड बाय Q विदाउट फिन। मतलब किसी में फिन लगा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, और फिन नहीं लगा रहे हैं तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर फिन लगाने के बाद कितना हो रहा है, फिन नहीं लगा रहे हैं तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इसके बराबर है। मतलब फिन तुमने लगाया, विदाउट फिन कितना हीट ट्रांसफर था, ठीक है, उतना ही हीट ट्रांसफर फिन लगाने के बाद भी रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फिन लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिन लगाने में तुम्हारा मटेरियल भी वेस्ट हुआ, तुम्हारा टाइम भी खराब हुआ, तो इफेक्टिवनेस आई 1। इसका मतलब ये जो है फिन तुम्हारा इफेक्टिव नहीं होगा अगर उसकी इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इफेक्टिवनेस की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब तो ये हुआ कि उल्टा काम हो गया। तुमने फिन को लगाया था इसलिए हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर ये इफेक्टिवनेस की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 आने का मतलब क्या है कि ये जो Q की वैल्यू है, ये Q विदाउट फिन की जो वैल्यू है ये ज्यादा थी। मतलब ये वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, ये ग्रेटर थी क्वांटिटी, किससे, इससे, ठीक है। मतलब फिन लगाने के बाद जो है रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये कब का केस होगा, जब तुम्हारा फिन, देखो जब हम फिन लगाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हीट ट्रांसफर ही बढ़े। फिन लगाने की वजह से हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर तुम कोई एक ऐसा मटेरियल यूज कर ले तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर इट विल इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ योर पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। जो भी सरफेस होगा वहां पे टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जो तुम लगाओगे फिर उसकी वजह से कंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड फिर लगाने के बाद जो हीट ट्रांसफर है वो हमारा बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फिन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम, मतलब फिन लगाने पे बढ़ना चाहिए था तो वो कम हो गया, ठीक है, हीट ट्रांसफर। तो जो पर्पस है वही नहीं सॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या है कि उस केस में जो फिन है हमारा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो लो थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल कभी भी हम यूज नहीं करेंगे फिन के लिए, ठीक है। हमेशा हम हाई थर्मल कंडक्टिविटी का ही मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस इज ग्रेटर देन 1। अब ठीक है, चलो मैं मान सकता हूँ कि चलो तुमने एक फिन लगाया, तुमने ऐसा फिन लगाया कि इफेक्टिवनेस में ये Q फिन की वैल्यू ज्यादा आई, ठीक है, ये ज्यादा है, और Q विदाउट फिन जो है तुम्हारा कम है, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू मैंने मानी कि ग्रेटर देन 1 आ गई। लेकिन क्या बस ग्रेटर देन 1 इज सफिशिएंट है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने बहुत सारा मटेरियल फिन के लिए यूज किया, तुमने उसमें स्पेशल डिजाइन कंसिडरेशन करी है, ठीक है, तुमने उसमें टाइम खर्च किया है, तो इसकी इफेक्टिवनेस 1 से बड़ी होने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। 1 से बड़ा है दैट मींस द फिन इज इफेक्टिव, दैट इज CO, दैट इफ इफेक्टिवनेस इज ग्रेटर देन 1 that means the fin is effective, that means you can use the fin is increasing the heat transfer from the surface, ठीक है। इन 1 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि फिन लगाने पे उस सरफेस से हीट ट्रांसफर इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, ये तो श्योर हो गया। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिकली जस्टिफाइड वैल्यू की बात करूं कि कब इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होगा, तो अगर तुम फिन लगाते हो और उसकी इफेक्टिवनेस 5 से ज्यादा आती है, जनरली, ये जनरल वर्ड है, ठीक है,
कि अगर 5 से ज्यादा आती है हमारी इफेक्टिवनेस की वैल्यू, तो उस केस में हम फिन को मानते हैं कि आवर फिन विल बी इफेक्टिव इन दैट केस। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चला 1.1 आ रही है और तुम फिन लगाए जा रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, 1.1 से तुम्हें तो ज्यादा हीट ट्रांसफर इंक्रीज करना है। ठीक है, so in that case the minimum value of the effectiveness should be greater than 5 to the fin to be effective. ऐसा ये एक जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट श्योर सर्टेन स्टेटमेंट। इन सम ऑफ द केसेस दिस may might be 5 less than 5, but generally we use the fin where the effectiveness we are getting greater than 5. Okay, so this is about the all about the effectiveness. Now come to the second parameter which will judge the fin performance, and the second parameter is the fin efficiency. As you can see, this is the fin efficiency. सो फिन इफिशियंसी को भाई देखो डिफाइन कैसे किया है। एक्चुअली फिन इफिशियंसी को डिफाइन करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूंगा कि देखो, अगर ये कोई एक एक्चुअल केस जो होता है, एक्चुअल केस मतलब जब तुम फिन लगाते हो किसी भी सरफेस पे, तो अगर बेस का टेम्परेचर मैं बोलूं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो इसके बेस का टेम्परेचर है, जो टी नॉट की वैल्यू है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे जैसे इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, फिन की लेंथ की तरफ, इधर की तरफ हम बढ़ेंगे, जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है फिन में। यहाँ पे 70 आया इस पॉइंट पे 70 आ गया, फिर 65 देख सकते हो, फिर 61, 58, यहाँ पे 56। ठीक है, सो इन द एक्चुअल केस एज वी मूव टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द फिन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल केस, दिस इज द एक्चुअल केस। ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या है, देखो इसका इफेक्ट ये है, अगर मैं कहूं भाई, अगर बाहर का मैं यहाँ पे बोलूं कि बाहर कोई गैस या कोई भी एयर है मान लो, और बाहर में कहूं कि ये एयर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मैं कहूं कि इस पॉइंट से कितना हीट ट्रांसफर होगा निकालो, तो निकाल सकते हो। इस पॉइंट से कितना हीट ट्रांसफर होगा, इससे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकाल सकते हो। एच ए लोगे और कहोगे भाई ये सरफेस का टेम्परेचर तो सर यहाँ पे 80 है और बाहर का टेम्परेचर है 50, तो इसका मतलब यहाँ से इतना ट्रांसफर होगा। ठीक है, मैं कहूं इस पॉइंट से कितना हीट ट्रांसफर होगा भाई, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर एच ए एरिया, सरफेस एरिया जो इसका होगा, ए एस या जो भी ले लो तुम अपना, इसके साथ सरकमफेरेंशियल एरिया जो भी होगा इसका, सरफेस एरिया, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 70 माइनस 50। ठीक है, मैं कहूँ भाई इस पॉइंट से कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे होगा एच ए एस 65, ये 61 माइनस 50। ठीक है, मैं कहूँ भाई यहाँ से कितना होगा इसके टिप से, तो कहोगे सर एच ए एस 56 माइनस 50। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि 80 माइनस 50, देखो यहाँ पे 80 माइनस 50 कितना, 30 आया, ये 70 माइनस 50 20 आया, ये 61 माइनस 50, ये तो घटता जा रहा है जैसे जैसे लेंथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारे फिन। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल केस हो गया। तो अगर हम एक आइडियल केस माने, अब आइडियल केस कैसे मानेंगे भाई सर, ये ऐसा क्यों, भी तो हो सकता है क्या सर, ड्यू टू कन्वेक्टिव भी तो हो सकता है ना, जब 80 से 70 आ रहा है तो कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस होगी। हाँ, वो तो कन्वेक्शन की वजह से ही तो रहा है, वही तो बता रहा हूँ कि वो कन्वेक्शन की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो तुम मटेरियल लगा रहे हो इसका कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर कहोगे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जीरो रेजिस्टेंस है भाई इसका तुमने लगाया तो इस रेजिस्टेंस की वजह से भी है, और ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो हमारा कम होता जा रहा है टाइम टू टाइम, जैसे हम लेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूं, ये मान लो ऐसा मटेरियल है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, और अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या बताई थी तुम लोगों को, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बताई थी, एच ओवर के बताई थी। किसी का अगर रेजिस्टेंस 1/, हाँ बताओ, 1/Ka के टर्म्स में बताओ, किसके टर्म में सर, 1/K, L और K के टर्म्स में बताओ, L/K बताई थी ये L, हाँ, K अगर किसी का रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है इसका मतलब K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब क्या है
K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर कोई आइडियल मटेरियल लेते हैं, ऐसा मटेरियल है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ये आइडियल है, आइडियल लिखा है देखो नीचे, ठीक है, ये आइडियल है। आइडियल मटेरियल अगर तुम लेते हो जिसकी इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। और अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो अगर सरफेस का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका भी 80 होगा, इसका भी 80 होगा, इसका भी 80 होगा, इसका भी 80 होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी हीट जो है वो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी है और रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई थर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कोई भी थर्मल रेजिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज द आइडियल केस दैट वी हैव इफ वी कंसीडर अ मटेरियल which will have the zero resistance and infinite thermal conductivity. In that case this material will be like this. Okay, तो जो फिन इफिशिएंसी है वो हमने किस तरीके से डिफाइन करी हुई है, इन्हीं दोनों मटेरियल के केस में डिफाइन की हुई है कि आइडियल केस में जब हम एक आइडियल मटेरियल लेते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, और एक एक्चुअल केस जिसमें कुछ ना कुछ हमारे जो थर्मल कंडक्टिविटी की है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जो क्यू फिन हमने माना हुआ है, ठीक है, जो क्यू फिन हम सॉरी इफिशिएंसी ऑफ द फिन जो हमने माना हुआ है, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ फिन को जो हमने डिफाइन किया, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन, मतलब क्यू फिन, इसकी तो डिफरेंट वैल्यू होती है अलग अलग केस के लिए, वही जो इक्वेशन डिराइव करी थी एबीसीडी चारों, ठीक है, वहां से ले सकते हो, ठीक है। To that would be dissipated if the whole surface of the fin is maintained at base temperature. ठीक है, तो ये क्या है, ये किसका किसका रेशियो है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो फिन से हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर एक आइडियल फिन मानते हैं, आइडियल फिन का मतलब जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, इनफाइनाइट हो, और जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, और जिसके पूरे सरफेस का टेम्परेचर किसके बराबर हो, बेस के टेम्परेचर के बराबर, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय द आइडियल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन if entire surface of the fin is assumed at a temperature of T0, ठीक है भाई, अगर कोई आइडियल फिन होगा तो अगर इसके सरफेस का टेम्परेचर 80 डिग्री है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80। मैं कहूँ कि यार इस पॉइंट पे कितना हीट फ्लो होगा, तो यहाँ पे लिखोगे HAS 80 माइनस 50, अगर 50 बोलो यहाँ पे एयर 50 पे है तो यहाँ पे भी 80 माइनस 50 होगा। अगर इस पॉइंट पे पूछोगे इस पॉइंट पे कितना होगा, तो यहाँ पे भी यही लिखोगे HAS 80 माइनस 50। तो यहाँ पे देखो हीट कांस्टेंट, समझ रहे हो, यहाँ पे हीट जो है वो जैसे जैसे हम एल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इससे हमारे हीट ट्रांसफर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि एक फिन कर सकता है, समझ रहे हो। अगर कोई एक ऐसा फिन ले लेते हो जो कि मैक्सिमम अमाउंट कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है, तो ये वही उसी का रेशियो है। दिस इज द आइडियल हीट ट्रांसफर, और क्यू मैक्सिमम कह सकते हो इसको, ठीक है। सो इट इज आइडियल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन इफ एंटायर फिन सरफेस is assumed at the fin base temperature. So this is given by Q fin divided by Q fin max. ठीक है, अब ये Q fin कहां से आएगा, Q fin तो मैंने बता दिया चार केस है, जो केस लोगे उसके हिसाब से ये Q fin डिसाइड होगा ऊपर वाला तो, ठीक है। अब नीचे वाला जो Q fin max, अब Q fin max के लिए ये जो केस माना है इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें भाई, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ठीक है। इसके लिए जो है हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो ये हमारा आइडियल फिन है, तो कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस हो, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी कि कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस हो, अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया तुम अगर मैं कहूँ कि ये वाला एरिया बताओ इसके सरफेस एरिया कितना होगा, तो तुम लोग लिखते हो कि क्या इसको 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है, ये जो पेरीफेरी होती है यही होती है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हो, इसकी लेंथ करते हो एल लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ को एल मानूं, अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ इसकी एल है, ठीक है, ये 2 पाई आर क्या होता है, ये 2 पाई आर कुछ नहीं होता है, ये इसकी पेरीमीटर होता है, ठीक है, पी, दिस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिन। तो अगर मैं कहूँ कि इसके लिए जो एरिया होगा, अगर सरफेस एरिया की बात करूं इसकी, तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसके पेरीमीटर को, अगर मैं पेरीमीटर को पी बोल लूं, तो पेरीमीटर को पी बोलूं तो सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, पी मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस फिन से कितना हीट ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है इस फिन से, तो मैं कहूँ कि एक क्यू, अगर ये निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है, ठीक है, तो क्यू मैक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, क्यू मैक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एच एरिया का सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिन। ये तो सब जगह कांस्टेंट ही है, टी नॉट जो माना है, ठीक है, 80 है यहाँ पे, मैं चलो टी नॉट बोलता हूँ, टी नॉट की वैल्यू 80 है, ठीक है, माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। सो बाय दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम, दिस इज द क्यू मैक्स, ओके, सो यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आइडियल केस।
ओके, तो यही वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, एएस की वैल्यू डाल देंगे P इंटू एल, ठीक है। तो यही किया हुआ है, देखो यहाँ पे क्यू फिन लिया, एच ए फिन इंटू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटिव लिया, आगे जाकर के हमने ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है, जैसा मैंने बताया तुम लोगों को। ये देखो जो हमने लिया है इफिशिएंसी ऑफ फिन जो डिफाइन करी थी वो क्या करी थी, क्यू फिन डिवाइडेड बाय हमारा क्यू फिन मैक्सिमम, मैक्सिमम हीट कितनी फिन से ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। ये क्यू फिन तो डिपेंड करेगा कौन सा केस है। पहला केस इसने लिया है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का, तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का केस लेंगे तो क्यू फिन की, ये जो क्यू फिन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है HP KAC, ठीक है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्यू फिन मैक्स, ये तो तुम निकाल चुके हो, अभी भी मैंने बताया क्या होता है, H इंटू सरफेस एरिया AS, टी सरफेस जो कि टी नॉट है पूरे फिन का, ठीक है, पूरे फिन का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, मल्टीप्लाई माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको अगर डाल देते हो P इंटू एल, ये कितनी वैल्यू है, P इंटू एल है, ठीक है, तो यही यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, HP KAC टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे H इंटू PL, ठीक है, यहाँ पे टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी तो कट गया, ठीक है, बचेगा क्या, ये वैल्यू बच गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये तो वैल्यू m है हमारी, ये KAC अपॉन HP, इसको हमने ऑलरेडी m माना हुआ है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/ml. So the 1/ml, the efficiency of the infinite long fin, this is for infinite long fin. Infinite long fin की जो efficiency आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/ml, ठीक है। इसी तरीके से तुम फाइनाइट लॉन्ग फिन का इंसुलेटेड टिप अगर मानते हो तो इंसुलेटेड टिप के केस में जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, HP KAC टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी tan HML नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। tan HML अपॉन ml, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग फिन वैल्यू कितनी आई इफिशिएंसी की, 1/ml आई, और फॉर द इंसुलेटेड टिप फिन कितनी आई, tan HML अपॉन ml आई। ये दोनों वैल्यू तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है फिन इफिशिएंसी के बारे में, और इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फिन इफिशिएंसी में नीचे क्या आता है, क्यू मैक्स आता है, ठीक है। क्यू मैक्स का मतलब जब फिन का इंटायर सरफेस को हम लोग जो बेस का टेम्परेचर है उसके बराबर मान लेते हैं तब, और जो हमारा इफेक्टिवनेस है उसमें ऊपर क्यू फिन डिवाइडेड बाय क्यू विदाउट फिन आता है, विद सेम एरिया, विद सेम प्रोसेस। ये तुम्हें याद रखना है इफेक्टिवनेस, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं गूगल फॉर्म